नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो कोर्स है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। जब मैं आपसे प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस में क्लास जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है, यूपीपीसीएस 2025 टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा जो है वो मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है यूपीपीसीएस 2024 मेंस के लिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से किसी भी सीरीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको। यहाँ पर इन्हीं सब टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है, तो मैंने जानबूझ के आज की क्लास में डिफ़िकल्ट टॉपिक को उठाया है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो जाए। तो क्लास के एंड में मुझे बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही कि नहीं रही। तो यहाँ पर देखिए, मानव पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था, पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये सबसे पहली बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, स्टॉकहोम या फिर रियो दी जेनेरियो। तो ए 1 2 3 4, ठीक है, में से आपका जो सही उत्तर है वो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो 1972 में हुई थी, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और आपको जानकर ये बात अच्छा लगेगा कि 5 जून से 16 जून या 17 जून तक आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस चला था। ये स्टार्ट हुआ था 5 जून से, इसीलिए हम लोग 5 जून को एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था और इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी जो है ना, गरीबी एक मुख्य कारण है पॉल्यूशन का। ठीक है, गरीबी जो है वो प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये इंदिरा गांधी ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कहा था। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना है? यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया। हाँ, एक चीज और, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 1972 में हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं और भारत में हम वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात करते हैं 1972 में। इसके बाद आप देखते हैं 1973 में हम टाइगर एक्ट की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। अब परीक्षा में हो सकता है कभी आपसे प्रश्न को डिफिकल्ट करने के लिए पूछ लिया जाए कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था, करेक्ट है। किस प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। इंदिरा गांधी ने क्या संबोधित किया था? जो गरीबी है वो प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। ठीक है, और भारत में आप देखते हैं इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है 1972 में, ये याद रखिएगा। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका 5 जून को स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम 5 जून को एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जो भी पॉइंट आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूं उन एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। आपके परीक्षा में अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं सब पॉइंट से बनेगा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है,
ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड नेशन ने पहली बार एनवायरनमेंट को एक मुद्दा बनाया था। टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? ह्यूमन एनवायरनमेंट था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर थीम क्या थी याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको कि हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो कि 1972 में हुआ था, 5 जून से स्टार्ट हुआ था। उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ, ये याद रखिएगा। अगर मैंने इसके पहले एनवायरनमेंट बोल दिया तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी हमारे पास है। ठीक है, ये इसकी थीम थी। ठीक है, और 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये आप भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यूनेप का क्रिएशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, यूनेप का क्रिएशन कब हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट था। ठीक है, इसी में यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये याद रखिएगा। जो पॉइंट बता रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अब देखिए, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन, अभी स्टॉकहोम यहां पर दिया था और आपको यहां पर दिया स्वीडन। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में पहली बार हुआ था 1972 में। अगला प्रश्न देखिए, द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन, लोकपाल, इसका उत्तर क्या होगा? मैं जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का भी यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए, माइंड में आपके बैठ जाए। बताइए उत्तर क्या होगा यहाँ पर? चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्वीडन, स्टॉकहोम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, यूनेप का क्रिएशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो ये बॉडी है, ये कब क्रिएट हुई थी? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्रिएट हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 5 जून को हुआ था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने किस प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था? इंदिरा गांधी ने हिस्सा लिया था। और अगर आपसे पूछे कि लोकपाल या ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन की बात जो हम करते, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस इट वाज स्वीडन। स्वीडन आप देख लीजिए, इधर की तरफ है, ये स्वीडन है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉकहोम आपको दिखेगा। ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गल्फ ऑफ बोथनिया है। इधर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड दिखेगा और स्वीडन की नेबर कंट्री नॉर्वे। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर टिक करके बता दूंगी। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको कि हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, उसमें 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। क्लियर है? अब इनका जो मेन थीम था मैंने वो आपको बता दिया, ओनली वन अर्थ। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो बता रही हूँ, ओनली वन अर्थ लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपका 2024 वाले पेपर में क्या देखा गया था कि पूछा गया था 1-2 क्वेश्चन जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, तो वहाँ पर थीम भी पूछा गया था। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ इन सारे पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए। तो दिस बिल्ड द इंटरकनेक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड द एनवायरनमेंट। यहाँ पर 3 चीज़ों पर फोकस किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पर किस मुद्दे पर लोगों की नज़र डाली थी, मतलब लोगों की दृष्टि किस पर डाली थी कि गरीबी जो है वो मुख्य कारण है प्रदूषण का। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पॉवर्टी पर, गरीबी की बात की गई थी। ठीक है, एनवायरनमेंट की बात की गई थी, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट की बात की गई थी प्लस डेवलपमेंट की बात की गई थी। ये याद रखिएगा, 3 चीज़ों पर एक कनेक्शन बिठाया गया था कि डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड पॉवर्टी। क्लास ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जहाँ पर भी नोट डाउन करते हो, नोट्स बनाते हो, वहाँ पर लिख लो। इसने विकास, गरीबी, पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का निर्माण किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें
आपको बता दिया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एकदम रटवा दूंगी मैं, चिंता मत करना। ये कब फॉर्म हुआ था? 5 जून 1972 को। 5 जून को हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं जो कि अभी आने वाला है। दूसरी चीज 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में यूनेप का क्रिएशन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लीगल स्टेटस एक्टिव है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में, केन्या में। ये कर लीजिएगा, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू ब्रिंग द कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। What is the importance of Stockholm 1972? ये ऐसे प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि 1972 के बाद हमने देखा कि हमारे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, 1973 में टाइगर एक्ट आया, उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। तो कहीं ना कहीं हम जागरूक हम भी हुए। एक ग्लोबल लेवल पे पहली बार हमने मुद्दा उठाया था ना पर्यावरण का, पर्यावरण संरक्षण का, तो उसके प्रति जागरूकता हमारे अंदर भी आई। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, इसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करने का मतलब नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं क्लास में आपको बताते हुए चलूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। नोट डाउन करते हुए चलिए। यहाँ पर देखिए, रियो शिखर सम्मेलन डैश के साथ जुड़ा हुआ था। अब बताइए, रियो शिखर सम्मेलन की जब हम बात करते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, रियो कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले की क्लासेस में पढ़ाई है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि मैम ये पहली बार आप पढ़ा रही हैं। ये एक तरीके से आपकी रिवीजन क्लास है। बहुत दिनों से इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको पढ़ा दूं। ठीक है, तो रियो कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1992 में, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना क्लास? चलो, तो बताओ ये किससे रिलेटेड था? आर्द्र भूमि से नहीं। वेटलैंड की जब भी हम बात करते हैं तो हम रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं, या फिर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। लिख लो, लिखना हो। या फिर हम किसकी बात करते हैं? वेना कन्वेंशन की बात करते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी भी, बिल्कुल परेशान मत होना। यहां पर ओजोन की मैं बात कर रही हूं। जब ओजोन की बात आ गई तब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर जब आर्द्र भूमि की हम बात करेंगे तो हम रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं, प्लस मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने आपको कराया भी है। क्लियर है ना? जब हम ओजोन क्षरण की बात करते हैं, ओजोन डिप्लीशन की, तब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हम वेना कन्वेंशन की बात करते हैं, और किगाली अमेंडमेंट की, क्लियर है क्लास? ये चीज बताओ। आर्द्र भूमि, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, ओजोन क्षरण मतलब ओजोन डिप्लीशन आपका हो गया, वेना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और बाद में किगाली अमेंडमेंट इसमें हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं तो आपका कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर है? और अभी जब हम जैव विविधता सम्मेलन की बात करेंगे, सीबीडी की, तो यहां पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रियो कॉन्फ्रेंस की। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? फोर्थ आपका सही उत्तर हो गया। अब 2 मिनट्स बैठना, ध्यानपूर्वक सुनना। तो हम रियो कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करेंगे, हम अर्थ समिट की बात करेंगे, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट ऑफ रियो दी जेनेरियो हेल्ड? तो अर्थ समिट जो रियो दी जेनेरियो था वो कब हुआ था? बताइए, 1991 में, 93 में, 1992 में कि 1990 में? आसान प्रश्न है, 1992 में हुआ था। यहां पर और देखिए क्या दिया गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
जैव विविधता पर सम्मेलन पे हस्ताक्षर कब किए गए थे? यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपका 1992 में रियो समिट में आया था, अर्थ समिट में आया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी अर्थ समिट में आया था। तो आराम से सुनिएगा जो मैं आप बताने जा रही हूँ 2 मिनट का समय लेके। यहाँ पर जैव विविधता पर सम्मेलन पे हस्ताक्षर कब हुए थे? रियो दी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 के समय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर, जिसको कि हम संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, एक अंतरराष्ट्रीय संधि जो तैयार की गई थी, ये कब तैयार की गई थी? यहाँ पर ध्यान दो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? इसको भी रियो दी जेनेरियो में अडॉप्ट किया गया था। क्लियर है क्लास? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो बताइए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी। ठीक है, तो 4th आपका सही उत्तर है। क्लास, कहीं पर भी ऐसा लग रहा होगा कि मैम आंसर जल्दी दे रही हैं या बहुत तेजी से पढ़ा रही हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, आज रिवीजन क्लास है ना, तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया जा रहा है आपको, लेकिन कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रियो समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, आप अपने नोटबुक में लिखिए। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कभी, UN, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब ऐसे एग्जाम में दे देगा और कह देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो। देखो, पेपर में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे दे दिया और कह दिया इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होगा UNCHE क्या है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि उनको मैम ने पढ़ाया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है, लिख लो, जिसको कि हम क्या कहते हैं? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। क्लियर है क्लास? एक एक पॉइंट को याद करा दूंगी आज, जो कि कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, और 5 जून को हुआ था। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कभी कभी लगता है खुद ही पूछती हूँ, खुद ही आंसर भी दे देती हूँ। आप लोग सामने बैठते तो पता चलता चेहरे देख के कि कितनों को क्लियर हुआ, कितनों को क्लियर नहीं हुआ। लेकिन कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। अब यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर है क्लास? नोट डाउन करते हुए चलिए। अभी मैं स्लाइड से थोड़ा सा हट जाऊंगी, तब आप लोग को नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन भी कर लीजिए। ये कब हुआ है? 1992 में, जिसको कि हम
रियो समिट भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल गया तो ऐसा तो नहीं है कि सोचोगे कि अब पढ़ाया ही नहीं गया, अब क्लियर हो गया होगा, पढ़ लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ये याद रखिएगा, ये 1992 में हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ये आपका 1972 में हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, स्वीडन में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, आपके एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न बना है, ध्यान से सुनिएगा। हमने रियो समिट की बात किया, जिसको कि हमने आपको बता दिया कि अर्थ समिट भी कहते हैं, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। फिर मैंने आपको बताया इसको UNCED भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हो सकता है पेपर में आपको UNCED करके दे दे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। 1992 में ये हुआ था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिव नेम्स की बात की गई है, वही जो मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं, इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, प्लस रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है इसको। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसका आउटकम क्या था, इसका आउटकम था रियो डिक्लेरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 कब आया था क्लास? एजेंडा 21 अर्थ समिट में आया था, याद रखिएगा, रियो समिट में आया था, या फिर हम कहें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 1992 में एजेंडा 21 आया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी इसी में आया था, क्लियर है। अब कुछ कन्वेंशन आपके ओपन हुए थे साइन के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने देखा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो रियो समिट के समय हुआ था। फिर हमने देखा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता की हमने बात की, तो इसका भी कन्वेंशन, ये भी कब आया था? इसी समय, रियो समिट में आया था। और तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन जानते हैं ना, तो टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये भी कब आया था? आपका रियो समिट में ही आया था, ठीक है, क्लियर। अभी फिर रिवाइज कराऊंगी, सब दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हाँ, अब एक एक चीज को देखते चलिए। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसको कि हम UNCBD भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। ये आपका एडॉप्ट कब हुआ है? 1992 में हुआ है, ठीक है, और ये फोर्स में कब आया है? 1993 में आया है। जैव विविधता कन्वेंशन, जैव विविधता पे हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताओ, भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और जैव विविधता अधिनियम कब आया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जिसको कि हम जैव विविधता अधिनियम कहते हैं, ये आपका आया है 2002 में, ठीक है, ये एक्ट, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस, तो 22 मई को। क्लियर है क्लास? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया था 1994 में, और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, ठीक है, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का भी क्रिएशन आपका 2003 में किया गया था। NBA, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको कब क्रिएट किया गया था? इट वॉज क्रिएटेड इन 2003, ये याद रखिएगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये याद रखिएगा। चलिए, अब
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पर हम मरुस्थलीकरण के से निपटने की बात कर रहे हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात हो रही है। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1994 में, लेकिन ये रिजल्ट आपका था अर्थ समिट का ही, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फोर्स में कब आया था? 1996 में। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को, जो हरित गैसेस हैं, उनको कंट्रोल करना। और ये आपका कब आया था? 1992 में अडॉप्ट किया गया था एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1994, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर? अभी फिर रिवाइज कराऊंगी, इतना रिवाइज कराऊंगी ना आप लोगों को कि आज आप लोग कहोगे कि मैम बस करो। एकदम दिमाग में ना ये सब चीज़ें बिठा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी बात। एज अ फैकल्टी हमें ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हमारे स्टूडेंट को किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कतें होती है। अभी मैं आप लोगों को पॉल्यूशन पढ़ाऊं तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को पॉल्यूशन के बारे में पता है, एसिड रेन के बारे में पता है, ठीक है, पर्यावरण क्या है पता है। लेकिन इन्वायरमेंट के कुछ ये एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, और मैं जानबूझ के इन टॉपिक्स को आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ ताकि जो डर है ना ये वाले पोर्शन से, वो आपका ख़त्म हो जाए। एकदम मतलब बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आप लोगों की लिस्ट तैयार कर रही हूँ, एक अलग क्लास लूँगी जिसमें कि मैंने आज सोचा, मैं इस क्लास को लेने के पहले एक चीज़ मेरे मन में आ रहा था कि क्यों नहीं मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखूँ, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन आधे घंटे का मैं टॉपिक बता दूंगी, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें कि बच्चों को बार बार दिक्कत होती है आप लोगों को, ठीक है। उसके लिए मैं टॉपिक का नाम डाल दूं और उसको डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको क्लियर कर दूं। ये भी कर सकते हैं, 15-20 मिनट की टॉपिक्स को उसमें कवर कर लेंगे। बस हाँ, आप लोगों को थोड़ा एफर्ट डालना है, कमेंट बॉक्स में ऐश्वर्या मैम को बताना है कि किन टॉपिक्स में आपको डाउट हो रहा है, तो उसको कवर कर लिया जाएगा। क्लास पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ है। आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके लिए क्लासेस अवेलेबल कराएं और आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। बस इतना मैं कहूँगी और फिर मैं इस पर रिटर्न होंगी। ज़्यादा बोलने से समय बर्बाद ना हो आप लोगों का, इसलिए, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग कुछ बातों पर ध्यान देंगे। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाटर वेपर आता है। कई स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर है कि नहीं। ये याद रखिएगा, कभी भी ग्रीन हाउस गैसेस की बात किया और ऑप्शन में आपको वाटर वेपर दिया तो आप उसको सही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर लोगों को पता है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मीथेन सबको पता है। नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है। कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी सबको पता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी सबको पता रहता है। यहाँ पर ओजोन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, अरे ओजोन कैसे हो गया ग्रीन हाउस गैस में? ओजोन तो स्ट्रैटोस्फीयर में प्रेजेंट है, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया है कई बार। हाँ, ओजोन लेयर जो है वो आपका स्ट्रैटोस्फीयर में है, बिल्कुल सही है। समताप मंडल में ये है जो कि हमें किससे बचाती है? यूवी रेस से। लेकिन यही अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो जाए, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में, तो ये ओजोन जो है आपका, ये आपका पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह। ये याद रखिएगा, ये एक ग्रीन हाउस गैस में आ जाएगा। तो ओजोन को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है वो समताप मंडल में है, समताप मंडल में है, स्ट्रैटोस्फीयर में है, जो कि हमें पैराबैंगनी किरणों से यूवी रेस से बचाता है। लेकिन यही ओजोन जब आपका क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में आ जाता है तो ये एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, O3 की बात हो रही है। जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका एक
नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो O3 फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। तो अब मुझे बताओ, ग्रीन हाउस गैसेस में अगर आपको वाटर वेपर नाम दिया रहेगा तो आप उसको टिक लगाओगे कि नहीं? लगाइएगा। वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूडेड है। दूसरी चीज, अगर ओजोन दिया रहेगा तो आप लगाओगे कि नहीं? तो ओजोन को भी आप क्या करोगे? आप लगाओगे टिक, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं थोड़ा स्लाइड से हट रही हूँ। क्लियर है ये चीज? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, SF6 एंड NF3, ये सब आपका ग्रीन हाउस गैसेस में है। टिक लगा लीजिए क्लास, ठीक है, टिक लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के पहले एक बार क्विक रिवीजन किया जाए। तैयार हो सब लोग? चलो क्विक रिवीजन कराती हूँ जल्दी से। यहाँ पर क्विक रिवीजन, ताकि एकदम से रटा रहे सब चीज, भूलने की गलती भी मत करो। क्या करोगे? भूलोगे नहीं। चल, 1972 बताओ क्लास, 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्लियर है? जिसको कि हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, यहां पर ह्यूमन एनवायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपका यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का भी गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। क्लियर है? ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। और यहां पर हमने किन 3 चीजों पे फोकस किया था? गरीबी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। बताओ, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? देख लो, फिर क्योटो प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्लियर करें। यहां पे प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया? रियो समिट के बारे में बताया, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यहाँ पर एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और यूनाइटेड नेशन, सॉरी यहाँ पे इसको 1 मिनट डी करेंगे, यहाँ पर डी करिए इसको, टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन डी, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिक, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता की बात की गई है, यहाँ मरुस्थलीकरण की बात की गई है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात करी गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, हाँ, अब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की है, तो मेन पर्पस क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना, ठीक है क्लास? 1 मिनट, हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना इसका मेन पर्पस था। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1997 में। ये फोर्स में कब आया था? 2005 में, ये याद रखिएगा।
क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 1997 में और ये फोर्स में आया था 2005 में। लिख लो, पेपर में अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने से रिलेटेड है, पूछेगा फोर्स में कब आया और अडॉप्ट कब किया गया, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल देगा लिखने को, अरेंज करने को। क्योटो प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देगा। तो अगर पता ही नहीं होगा तो लगाओगे कैसे? तो ये याद रखिएगा, 1997 में अडॉप्ट किया गया था, 2005 में आपका फोर्स में आया था, और ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से रिलेटेड है। यहाँ पर देख लो, क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन से आपके गैसेस पे फोकस किया गया, ग्रीन हाउस गैसेस पे। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वाटर वेपर नहीं लिया गया है। अब पेपर में यही आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखिए अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा तो कहाँ से डिफिकल्ट बनाएगा? बोल देगा कि सबसे पहले अपने दिमाग में बनाइए कि ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन अगर क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो एनेक्स ए में जो ग्रीन हाउस गैसेस दी गई है उसमें वाटर वेपर नहीं इंक्लूडेड है, याद रखिएगा, ठीक है। जो क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसमें आपका वाटर वेपर नहीं इंक्लूडेड है। उसमें कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, हेक्साफ्लोराइड है और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना होगा तो आपको ये दे देगा कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक दोहा राउंड हुआ था, दोहा अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। पहले जो आपका जो मेन प्रोटोकॉल था उसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड जो था वो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन जब दोहा राउंड हुआ तो उसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को भी ग्रीन हाउस गैसेस में जोड़ा गया। तो क्लास समझ में आया? पहली चीज क्या याद रखोगे कि वाटर वेपर और ओजोन दोनों आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। लेकिन जब हम क्योटो प्रोटोकॉल में दी गई लिस्ट को देखेंगे तो उसमें ना ही वाटर वेपर की बात की गई है, ना ही ओजोन की बात की गई है ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। चलो, ये जो चीज है ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये मैंने पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया है। इसकी बात क्योटो प्रोटोकॉल में की गई। कुछ चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक बार मैं समझाती हूँ, समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, मतलब यहाँ पे औद्योगिकरण आ गया है, और जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा होगा कि नहीं, ये बताओ। जहाँ पर भी औद्योगिकरण है वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलप कर रही हैं, जहाँ पर अभी ये इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो अब ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्या? यहाँ पर अगर हम देखें तो एक व्यापार चल रहा है, एक ट्रेडिंग चल रही है। क्या बेचा जा रहा है और क्या खरीदा जा रहा है? तो यहाँ पर कार्बन एमिशन या कार्बन को बेचा और खरीदा जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ लिमिट्स लगा दी गई, कुछ लिमिट्स कर दी गई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्स अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेंगी, कार्बन का एमिशन खाली एक्स अमाउंट में करेंगी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज वाई अमाउंट में करेंगी। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अब कुछ ऐसा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको पता है कि उनके यहाँ जो कार्बन का एमिशन हो रहा है वो x प्लस 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 अमाउंट में हो रहा है, मतलब जितना लिमिट लगाया गया है उससे ज़्यादा कार्बन वो एमिट कर रही हैं। तो अब ये क्या कर सकती हैं, ये जो +3 है इसको ये दूसरी कंट्री से खरीद सकती हैं
और यूजुअली जो है वो डेवलप्ड कंट्री ये जो +3 अमाउंट है वो डेवलपिंग कंट्री से खरीदती हैं। कैसे खरीदती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा देंगी, सोलर पावर प्लांट लगा देंगी, विंड एनर्जी लगा देंगी, समझ रहे हैं? तो वहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होगी या कोई भी पावर आपका प्रोड्यूस होगा, लेकिन कार्बन एमिशन कम होगा। कार्बन एमिशन नहीं होगा जब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे। और जितना ये एक प्रोजेक्ट लगाकर डेवलपिंग कंट्री में जितना अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन को ये रिड्यूस करती हैं डेवलपिंग कंट्री में अपना प्रोजेक्ट लगा के, उतना ही अमाउंट इनको मिल जाता है अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर उनकी कंट्रीज में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगा रही हैं जिनके की वजह से वहाँ पर कार्बन एमिशन कम हो रहा है, ठीक है? और वहाँ पर जितना कार्बन एमिशन ये रिड्यूस करा रही है उतना कार्बन एमिशन एमिट करने के लिए मतलब परमिशन इनको अपनी कंट्रीज में मिल जा रही है। तो यही चीज़ है। जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं या फाइनेंस सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती हैं, देती हैं किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि वो अपने यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट लगाएं जिनसे कि कार्बन का एमिशन कम हो, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट, ठीक है? और जितना कार्बन एमिशन कम होगा उतना कार्बन ये इनको दे दे कि भाई हम क्या करें, हम प्रोड्यूस कर लें, उतना कार्बन क्रेडिट ये इनको दे दे। यहाँ पर अगर आपका ए अमाउंट कार्बन एमिशन रिड्यूस हो रहा है तो यही ए अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाए किसको, डेवलप्ड कंट्रीज को, कि वो अपने यहाँ कार्बन का एमिशन कर सकती हैं, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुआ? तो ये आपका है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। वियना कन्वेंशन की बात यहाँ की गई है, मरुस्थलीकरण का सम्मान करना नहीं, सतत विकासात्मक लक्ष्यों को प्रतिपादित करना नहीं, ओजोन परत का संरक्षण, हाँ ये सही है। वियना कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, ठीक है? अब आगे देखो, वियना कन्वेंशन आपका कब आया है? 1985 में आया है और ये फोर्स में कब आया है? 1988 में। क्लियर है? क्लियर है ना क्लास? इसको ध्यान से देखिएगा जो चीज बता रही हूं मैं आपको। फिर वियना कन्वेंशन में हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भूमिका की पुष्टि करते हैं और कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन को हमको कम करना है। लागू कब हुआ है? 1988 में। आया कब है? 1985 में। वियना कन्वेंशन के बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एडॉप्ट किया जाता है 1987 में, ठीक है? और ये फोर्स में कब आता है? 1989 में। यहाँ पर भी हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करते हैं। क्लियर? चल, फिर उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया 1987 में अपनाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपके कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस माने जाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास। अब आपको पता है कि ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उनका सोर्स क्या है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन कहाँ से होता है? हमारे रेफ्रिजरेटर से होता है, एसी से होता है, यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट होती है, ठीक है? फिर हेलॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला, उसमें हेलॉन्स आपके एमिट होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी फायर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है वो एडिसिव, ठीक है, एरोसोल से। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका एयर कंडीशनर से, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर से, ये सारी जगह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका एमिट होता है।
तो सोर्सेस कभी कभी पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा। इस प्रश्न को करें, लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, वो कौन सा है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किगाली अमेंडमेंट 2016 में अडॉप्ट किया गया था, 2019 में आया था। ठीक है, यहां पर आपको जो चीज याद रखनी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को किगाली अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, जो कि खतरनाक है। ठीक है, ये याद रखिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 1000 गुना खतरनाक है। अब बताओ, वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किगाली अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जोड़ा गया। क्लियर है क्लास? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल envisages reduction in hydrofluorocarbon, ठीक है, by late 2040 to the extent of, बताइए, 50%, 50% to 55%, 65% to 70%, 80 to 85%। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास। ABCD में से तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका A होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट, सॉरी, इस प्रश्न को देखिए एक बार। हाँ, तो क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये आपका होगा 80 to 85%। मैंने गलती से 50 to 55% बोल दिया था, ध्यान नहीं दिया। 80 to 85% रिडक्शन की बात की गई है 2047 तक। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, the goal is to achieve 80% reduction in hydrofluorocarbon consumption by 2047। ये याद रखिएगा जो पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन आपको पता है आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। इसको अडॉप्ट कब किया गया? 1971 में। ये फोर्स में कब आया? 1975 में। क्लास में फिर आपसे कहूंगी कि आपकी परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को प्रश्न दिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, ये कब आया और कब फोर्स में आया। ठीक है, तो 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था ईरान में, रामसर में, जो कि आर्द्र भूमि से रिलेटेड कन्वेंशन था, वेटलैंड से रिलेटेड कन्वेंशन था। 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये आपका फोर्स में आया है 1975 में, याद रखिएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर हम बात करें, वो जो 1972 वाला था वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ये किससे रिलेटेड है? ये ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। POP से रिलेटेड है ये आपका अडॉप्ट कब किया गया है? 2001 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और फोर्स में कब आया है? 2004 में। साइट्स की बात करें तो साइट्स जो है यहाँ पर हम किस पर ध्यान देते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, यहाँ पर इलीगल ट्रेडिंग ना हो, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी, उस पर फोकस किया जाता है मेनली। ठीक है, जो वाइल्ड
फ्लोरा और फौना है, ये याद रखिएगा, फ्लोरा और फौना दोनों की बात की गई है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। 1963 में अडॉप्ट किया गया है, 1975 में ये आपका फोर्स में आया है। बॉन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो बॉन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? इट इज अ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। 1979 में इसे अडॉप्ट किया गया है, 1983 में ये फोर्स में आया है। याद रखिएगा, माइग्रेटरी स्पीशीज जैसे साइबेरियन पक्षी को अगर आप देखेंगे तो गंगा जी, बनारस में इधर में आपको गंगा जी पे साइबेरियन पक्षी दिखेंगे ठंड के समय, बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो साइबेरिया से आते हैं पक्षी, तो ये क्या है? ये आपके माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे दीजिएगा। आज मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगी ताकि आप लोग ऑप्शन में उसका आंसर दीजिए। वैसे मैंने डिस्कस किया है बेसल कन्वेंशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा क्लास। प्रदूषण माप और रोकथाम के लिए भारतीय मानक, विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, नगर पालिका और औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए भारतीय मानक, वायु और अपशिष्ट जल में प्रदूषण को वर्गीकृत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो 1, 2, 3, 4 में से बेसल कन्वेंशन आपका किससे रिलेटेड है? इस प्रश्न का उत्तर आज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। दीजिएगा आज कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, मैं स्लाइड को चेंज करने जा रही हूँ। यही बेसल कन्वेंशन की बात की गई है। बेसल कन्वेंशन आपका किससे रिलेटेड है? हैजार्ड वेस्ट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मरकरी या फिर केमिकल एंड पेस्टिसाइड। इंग्लिश में भी देख लीजिए, बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। इसको मैं डिस्कस करूंगी तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ऐसे ही कार्टेजिना प्रोटोकॉल की जब हम बात करेंगे तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपका किससे रिलेटेड है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये आपका अडॉप्ट हुआ है 2000 में ये अडॉप्ट हुआ है, फोर्स में 2003 में आया है। और ये आपका जो प्रोटोकॉल है वो बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूर्वक समझौता के रूप में कार्टेजिना प्रोटोकॉल को अपनाया गया, ठीक है। ये 2003 से लागू हुआ है और यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिम से जैविक विविधता की रक्षा करना है, ठीक है। यहाँ पर अब आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है? नहीं। मानव जीवन को बीमारियों से बचाने के लिए? नहीं। सूक्ष्म क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि की खेती में सुधार करने से? नहीं। ये किससे रिलेटेड है? जैव संरक्षण, जो जैव विविधता पर सम्मेलन के तत्वाधान में चर्चा में है, ठीक है। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल आप मुझे कमेंट बॉक्स, सॉरी कार्टेजिना नहीं, यहाँ पे बेसल की जब हम बात करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो होमवर्क जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखते हैं यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये क्या है? REDD क्या है ये आपका? रिड्यूसिंग emission from deforestation and forest degradation। ये कब फोर्स में आया है? 2008 में। क्लियर है? चलो नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका रिलेटेड है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। CBD से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता से रिलेटेड है, ये चीज याद रखिएगा। अडॉप्ट कब हुआ है? 2010 में। फोर्स में कब आया है? 2014 में, ठीक है। यहाँ पर नगोया प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किसने किया है? CBD ने किया है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है ये पता होना चाहिए। आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण, ठीक है।
इंग्लिश में देख लें, हिंदी में, दोनों में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। Access to the genetic resources and the fair and equitable sharing of the benefit arising from their utilization। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनामाता कन्वेंशन की हम बात करेंगे तो ये मरकरी से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मरकरी से एडॉप्ट कब किया गया है? 2013 में। फोर्स में कब आया है? 2017 में। आगे बढ़े, रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, कब फोर्स में आया है? देखिए यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है, कब फोर्स में आया। परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनते हैं, आप एक एक लाइन में अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा इसको। रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करेंगे तो इसे अडॉप्ट किया गया था 1998 में और फोर्स में कब आया है? 2004 में। और ये आपका किससे रिलेटेड है? prior informed consent on procedure for sustain hazardous chemical and pesticide। यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा, hazardous chemical and pesticide से रिलेटेड है ये। यहाँ पर अगर हम देखें हिंदी में इसको तो कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों से रिलेटेड है। ठीक है, कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों से रिलेटेड, हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। बस इतना ही याद रखना और ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो देख लीजिए क्लास, ये आपको दिया गया है। रामसर कन्वेंशन 1971, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। ठीक है, फिर साइट्स की बात करेंगे 1973, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। ठीक है, बॉन कन्वेंशन 1979, वियना 1985, मॉन्ट्रियल 1987, क्योटो 1997 और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन 1992। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है। वियना, आपका वियना कन्वेंशन की बात की गई है तो ये भी ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, बॉन कन्वेंशन आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता से रिलेटेड है। साइट्स में इलीगल ट्रेड की बात की गई है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के इलीगल ट्रेड को हमें क्या करना, प्रोहिबिट करना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, रामसर आपका वेटलैंड से हो गया। क्लियर है क्लास? तो यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। रियो समिट 1992, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, सॉरी यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ये आपका कब लागू हुआ था? 1994 में। ठीक है, बेसिल कन्वेंशन 1989 में, कार्टेजिना 2000 में। ठीक है, फिर यहाँ पे टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, तो ये 2008 में। नगोया 2010 में, COP ये आप 24-18 में हुआ है। किगाली अमेंडमेंट 2016 में, मिनामाता 2013 में, रॉटरडैम 1998 में और ये 2019 में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा ये समझिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को चीज़ें दी जाएगी। क्लास ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, यहाँ से बहुत वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बोला था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, या फिर मिनामाता जो है वो किससे रिलेटेड है, रॉटरडैम किससे रिलेटेड है, वियना किससे रिलेटेड है, मैच करने को, सुमेलित करने को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी डाउट होगा मुझे बताइएगा। जिन जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है उन सारे टॉपिक्स को हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब समय बीतता जा रहा है, आप लोग का पेपर नज़दीक आ रहा है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोगों को परेशानी हो रही है वो आप लोग मुझे बता दीजिए, तो आने वाले सेशन में मैं कवर करूँगी। अंत में जाते जाते एक बार कहूँगी फिर से वही चीज़ कि अपने पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए। कर्म आपको करना है, फल ईश्वर आपको ज़रूर देगा। माता पिता का आशीर्वाद, आपके शुभ चिंतकों का आशीर्वाद, आपके भाई बहनों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना हुआ है। ठीक है, और हमेशा अपने जीवन में जहाँ पर भी कमी रह जाती है उन कमियों को पहचानिए और उन कमियों को दूर करके जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपके जीवन में कहाँ कहाँ कौन सी कमी है, तो उन कमियों को सुधारने का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है, अब पढ़िए, जहाँ पर भी अगर मॉक टेस्ट में आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। आने वाले सेशंस में हम आपके एक डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको कवर कर देंगे।
तो धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और आप लोग सफल हों। ठीक है, तो धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।